हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज JLO, तो जिसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जाता है। हमने अपना राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अभी तक हमने टॉप 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, पूरा एक्ट को। ठीक है, इस पूरे एक्ट को हमने एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, जब हमने अपना पूरा एक्ट खत्म कर दिया उसके बाद अब हम एमसीक्यूज लगा रहे हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज भी हम बहुत जल्दबाजी में नहीं लगा रहे कि बस आंसर देखा और हम आगे बढ़ गए, नहीं, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जितने भी स्टूडेंट तसल्ली से एग्जाम क्वालिफाई करने के पर्पज से बैठे हुए हैं, ये वीडियोस उन्हीं के लिए है। अब वो चाहे एक स्टूडेंट हो या बहुत ज्यादा, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि अब आपको अपना एग्जाम करना है क्वालिफाई। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस हमने इसके ऑलरेडी क्या है सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व। अब आ जाइए, देखिए एमसीक्यू नंबर 1 ये क्या कह रहा है। अंडर सेक्शन 24, ठीक है, सेक्शन 24 के अंदर ऑल तहसीलदार्स, एडिशनल तहसीलदार्स, नायब तहसीलदार्स, आंसर नहीं देखेंगे। हाँ, सेक्शन 24 के अंदर जितने भी तहसीलदार हैं, एडिशनल तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, सब डिवीजन में, ठीक है, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, धारा 24 के अनुसार अगर किसी उपखंड में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं तो वो किसके अधीन होते हैं, बताइए। सेक्शन 24 आपने पढ़ा है ना, जो कि क्या बात करता है, सबऑर्डिनेशन, रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके सबऑर्डिनेशन की बात करता है। राजस्व न्यायालय हैं, राजस्व के जो अधिकारी हैं उनके अधीनता की बात करता है, कौन किसके अधीन है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर सी, SDU, सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, अगर आप क्या देखेंगे, सेक्शन 24 का क्या देख रहे हैं, सबसेक्शन 3 देख रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सबसेक्शन 3 है कि जितने भी तहसीलदार हैं, एडिशनल तहसीलदार हैं, ठीक है, और जितने भी नायब तहसीलदार होते हैं, इन अ सब डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट। देखो, वैसे अगर मैं आपको बात, इसमें लिखा है इन अ सब डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल ऑफिसर। वो देखिए, इस क्वेश्चन में ये लिखा है, जो देखो तहसीलदार तो तहसील लेवल पे है, एडिशनल तहसीलदार भी, नायब तहसीलदार भी, ये जो तहसील लेवल के अधिकारी हैं ये किसके अधीन है। तो एक लेवल ऊपर चले जाओ, तहसील से ऊपर क्या आता है, सब डिवीजन, तो सब डिवीजन में ये सब डिविजनल ऑफिसर के अधीन है। ठीक है, ये जितने भी अधिकारी है ना, ये सारे अधिकारी सब डिवीजन में नहीं होते हैं, ये सारे अधिकारी तहसील लेवल पे हैं, लेकिन तहसील से ऊपर क्या होता है, सब डिवीजन। तो ये जितने अधिकारी हैं ये किसके अधीन होंगे, सब डिवीजन के जो सब डिवीजन का अधिकारी होगा उसके अधीन होंगे। और सब डिवीजन में कौन सा अधिकारी बैठा है, सब डिविजनल ऑफिसर, याद रखना। ठीक है, एमसीक्यू सेकंड, आप ये बताइए, अंडर सेक्शन 24 जितने भी एडिशनल तहसीलदार हैं और जितने भी नायब तहसीलदार हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, तहसील में ही, बताइए। जितने भी एडिशनल तहसीलदार हैं और जितने भी नायब तहसीलदार हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए, कलेक्टर के, कमिश्नर के, तहसीलदार के, या फिर असिस्टेंट कलेक्टर के, बताइए क्या है इसका आंसर। आंसर है इसका सी, तहसीलदार। ठीक है, जब आप सेक्शन 24 का सबसेक्शन 4 देखेंगे, उसने क्या बताया, जितने भी एडिशनल तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, अगर हम बात करें वो तहसील में ही किसके अधीन रहेंगे, तो तहसील में सबसे बड़ा कौन सा अधिकारी होता है, तहसीलदार होता है ना। तहसीलदार के बाद ही तो एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जब वो तहसील में ही किसके अधीन है, तो वो तहसील में ही तहसीलदार के अधीन है। ठीक है, अब एमसीक्यू थर्ड देखिए, हु इज इन चार्ज ऑफ all matters relating to settlement throughout the state। ठीक है, जो सेटलमेंट के मैटर्स हैं
ठीक है। धारा 25 के सबसेक्शन 2 के अनुसार राज्य भर में जो बंदोबस्त संबंधी समस्त मामले हैं उनका प्रभारी कौन होता है, उनका इंचार्ज कौन होता है, पूरे पूरे स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप बताइए, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर या फिर कलेक्टर, बताइए इसका आंसर। सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 के तहत देखिए इसका आंसर है सी, सेटलमेंट कमिश्नर। ये जो सेटलमेंट कमिश्नर होते हैं, बंदोबस्त अधिकारी होता है, बंदोबस्त संबंधी मामलों को पूरे स्टेट में देखते हैं। और ये सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 में भी ये बात लिखी गई है कि धारा 25 के अनुसार पूरे राज्य में बंदोबस्त संबंधी मामलों का प्रभारी सेटलमेंट कमिश्नर होता है। सेटलमेंट मामले में सेटलमेंट कमिश्नर है, ठीक है। सेटलमेंट मामले जैसे कि आपको पता होगा, जैसे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, वो लेखा जोखा रखते हैं उसका, और सेटलमेंट होते हैं जो पूरा सर्वे वगैरह से लेके कितना रेवेन्यू उसका वो है डिसाइड करना है, उस पर लगान कितना तय किया जाएगा, ये सारा सेटलमेंट में काम आता है। तो इसका जो सबसे बड़ा हेड बता दिया पूरे स्टेट का, वो है सेटलमेंट कमिश्नर। अब आ जाइए एमसीक्यू नंबर 4, अंडर सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, मैं किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ रही हूँ। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ठीक है, सबसेक्शन 1, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसेक्शन 3 में who is responsible for survey and preparation, revision and maintenance of land record throughout the state। अभी हमने क्या पढ़ा, सेटलमेंट के बारे में, जिसमें हम सर्वे वगैरह ये सब चीजें पढ़ रहे थे, कौन लगान तय करेगा, ठीक है, लैंड पर, ये सब काम होता है सेटलमेंट के। लेकिन जो लैंड रिकॉर्ड, लैंड का रिकॉर्ड, किसके पास ये भूमि है, ठीक है, उसकी जो डिटेल्स है, तो जो लैंड को रिकॉर्ड कर, लैंड के बारे में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द स्टेट, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिवीजन, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके सर्वे के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, थ्रू आउट द स्टेट। धारा 25 के सबसेक्शन 3 के अनुसार पूरे राज्य में सर्वेक्षण, ठीक है, भूमि अभिलेखों की तैयारी, संशोधन एवं साधारण संशोधन एवं क्या संधारण के लिए कौन उत्तरदायी है, सेटलमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्टर या कमिश्नर। इसका आंसर है बी, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं सारे मामलों को, वो किससे रिलेटेड है, सर्वे से रिलेटेड है और लैंड के रिकॉर्ड से रिलेटेड है। पूरे स्टेट का हेड बता रही हूं मैं, जो पूरे स्टेट में भू अभिलेख मामले देख रहे हैं, सर्वेक्षण के मामले, सर्वे की इसमें आ रहे हैं हमारे लैंड रिकॉर्ड में, ठीक है। तो वो कौन देख रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। क्यों, स्टेट की बात है, ठीक है, तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। आ जाइए एमसीक्यू नंबर 5 पे, एन एडिशनल कलेक्टर, ठीक है, कौन बात है, किसकी बात हो रही है, एडिशनल कलेक्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पावर को अंडर सेक्शन 25 का सबसेक्शन सी, शैल बी डीम टू, अगर एडिशनल कलेक्टर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सबसेक्शन 6 के तहत, सबसेक्शन 6 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय अतिरिक्त कलेक्टर किसके समान माने जाते हैं, तो बताइए असिस्टेंट कलेक्टर को आप किसके समान मानते हैं, कमिश्नर के समान, सेटलमेंट ऑफिसर के समान, या फिर कलेक्टर के समान, या फिर असिस्टेंट कलेक्टर के समान, बताइए। जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं, इसका आंसर है सी, कलेक्टर, ठीक है। इसमें लिखा है एडिशनल सबसेक्शन सेक्शन 25 का सबसेक्शन 6, ठीक है, जहां पे क्या लिखा है, एडिशनल कलेक्टर, ठीक है, और एडिशनल दिस इलेक्शन द पावर्स फॉर दिस विल बी डीम्ड टू बी द म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस एज द मे बी एरिया, ठीक है। तो आप एडिशनल कलेक्टर जब सेक्शन 25 के 6 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, कलेक्टर। वाइल एक्सरसाइजिंग डेलीगेटेड पावर, एन एडिशनल कलेक्टर इज डीम्ड टू बी कलेक्टर फॉर ऑल पर्पसेस, ठीक है। तो हमने एडिशनल कलेक्टर को क्या मान लिया, कलेक्टर माने जाएंगे जब उनके पास पावर डेलीगेट होकर आ रही है, ठीक है।
आप अपना बेयर एक्ट ओपन करना एक बार। ठीक है, फिर है इसका 6th MCQ। बताइए, सेक्शन 25 का सबसेक्शन 7 है, उसमें जो नायब तहसीलदार हैं वो कौन सी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं? ठीक है, ओनली जब वो धारा 25 के सबसेक्शन 7 के अनुसार नायब तहसीलदार शक्तियों का प्रयोग किस आधार पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, इसको स्टार मार्क कर लेना। ओनली अंडर ऑर्डर्स ऑफ कलेक्टर। कब एक्सरसाइज करेंगे पावर? जब उनको कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है। अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट, ठीक है, अंडर राजस्थान टेनेंसी एक्ट, या फिर अंडर एक्ट, अंडर द एक्ट, और डेलीगेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, या फिर ओनली आफ्टर गैजेट नोटिफिकेशन। इसका आंसर है सी। अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है? अंडर द एक्ट। ठीक है, तो भी एक्सरसाइज पावर कर सकते हैं, जो नायब तहसीलदार है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर, या तो अंडर एक्ट उनको कोई पावर मिली है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर से उनको क्या है? डेलीगेट कर दी है। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 7 ऑथराइज करता है नायब तहसीलदार को कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर कन्फर्ड बाय लॉ और डेलीगेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए 7 MCQ अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 का क्लॉज है, द स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर ऑन अ नायब तहसीलदार। अब यहाँ पर एडिशनल पावर की बात हो रही है। सेक्शन 26 में हम क्या बात करते हैं कि जो नायब तहसीलदार हो गए, असिस्टेंट कलेक्टर हो गए, सब डिविजनल ऑफिसर हो गए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हो गए, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर हो गए, या फिर कलेक्टर हो गए, या कमिश्नर हो गए, ठीक है, उनके पास अपनी पावर तो जो है वो तो है ही, जो कि हम कहां पर पढ़कर आए थे? सेक्शन 25 में पढ़कर आए थे कि उनकी क्या क्या पावर है। ठीक है, वो सारी पावर तो उनके पास है ही। हमने एडिशनल पावर पढ़ी थी 26 में। तो अब इसमें ये बात की गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो नायब तहसीलदार के ऊपर कौन सी पावर दे सकते हैं, नायब तहसीलदार को कौन सी ऑफिसर की पावर दे सकते हैं? कलेक्टर की, कमिश्नर की, तहसीलदार की, या पावर ऑफ सेटलमेंट कमिश्नर की? तो देखिए नायब तहसीलदार है तो ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार की पावर मिल सकती है आपको। इसका आंसर है सी, पावर ऑफ तहसीलदार। ठीक है, राज्य सरकार नायब तहसीलदार को तहसीलदार के सभी या कुछ शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, विच अथॉरिटी में बी कन्फर्ड ऑल और एनी पावर ऑफ अ कलेक्टर अंडर सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। सी के अंदर बात की गई है कि इसके अनुसार कलेक्टर की सभी या कुछ शक्तियां किसे प्रदान कर सकते हो? एक ऐसा ऑफिसर है जिसको आप कलेक्टर की भी शक्तियां दे सकते हो, तो वो कौन सा ऑफिसर है? तहसीलदार को आप कलेक्टर की क्या कहते हैं, शक्तियां दे सकते हो, या फिर आप असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर की शक्तियां दे सकते हो, या नायब तहसीलदार को कलेक्टर की शक्तियां दे सकते हो, एडिशनल तहसीलदार को। आप मुझे एक बात बताना, जो कलेक्टर है वो किस लेवल का अधिकारी है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का। असिस्टेंट कलेक्टर है वो सब डिवीजन में आता है। ठीक है, जो असिस्टेंट कलेक्टर है और ये जो है हमारे तहसीलदार है ये तहसील लेवल के हैं, नायब तहसीलदार भी तहसील लेवल के, एडिशनल तहसीलदार भी हमारे तहसील लेवल के, तो इनको हम पावर नहीं देंगे। हाँ, हम असिस्टेंट कलेक्टर को क्या कर सकते हैं? ऑन असिस्टेंट कलेक्टर हम क्या कर सकते हैं? कलेक्टर की पावर दे सकते हैं। साथ के साथ एक और बात लिखी गई है, ऑन असिस्टेंट कलेक्टर ऑल या ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ एसडीओ, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर। समझ रहे हो आप? आपने असिस्टेंट कलेक्टर को कलेक्टर की पावर दे सकते हो, आप साथ के साथ उसको सेटलमेंट ऑफिसर की भी पावर दे सकते हो, आप उसको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की भी, ऑफिसर की बात कर रही हूं मैं, कमिश्नर नहीं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की पावर भी दे सकते हो, सेटलमेंट ऑफिसर की भी पावर दे सकते हो,
एसडीओ की भी पावर दे सकते हो और कलेक्टर की भी पावर दे सकते हो। किसको? एडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर को। अच्छा, असिस्टेंट कलेक्टर वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर तो आप ही बताइए। ऑल एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है। ये कहां पर है हमारे? ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ठीक है। ये हमारे किस लेवल के हैं सारे? ऑल एडिशनल कलेक्टर, ऑल सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, तहसीलदार इन अ डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए, अगर आप सेक्शन 20 देखेंगे ना, उसके अंदर क्या बात की गई है? असिस्टेंट कलेक्टर टू अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये असिस्टेंट कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, इसीलिए फिर इनको जो असिस्टेंट कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, इसलिए फिर इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी की ही पावर देंगे। जैसे सेटलमेंट ऑफिसर हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है, ठीक है। और कौन सी पावर दे सकते हैं? सब डिविजनल ऑफिसर की, असिस्टेंट कलेक्टर को, ठीक है। अब देखिए, विच अथॉरिटी में भी, मैं आपको जितना समझा के पढ़ा रही हूँ ना, मैं इसलिए बता रही हूँ कि गलती से आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। विच अथॉरिटी में भी कन्फर्ड, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कन्फर कर सकती है कलेक्टर की सारी पावर असिस्टेंट कलेक्टर को। अब ये देखिए, अंडर सेक्शन 26 का क्लॉज 1, अंडर सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 3, एसडीओ ऑफिसर में भी कन्फर्ड पावर ऑफ। अब उपखंड अधिकारी को किन पदों की शक्तियां प्रदान की जा सकती है? बताइए। उपखंड अधिकारी है, उनको एसडीओ को आप कौन कौन सी पावर दे सकते हैं? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की दे सकते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर की दे सकते हैं, या फिर कलेक्टर की दे सकते हैं, ठीक है, या फिर कमिश्नर की भी दे सकते हैं, या डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की दे सकते हैं, या फिर तहसीलदार की दे सकते हैं। देखो, अगर आप खुद अपनी समझदारी से काम करेंगे, आपको खुद समझ आएगा। कमिश्नर क्या है? कमिश्नर को हम अपॉइंट कर रहे थे, तो हमने कमिश्नर को कहां पर अपॉइंट किया था? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन ईच डिवीजन, डिवीजन में हमने कमिश्नर को अपॉइंट किया था, ठीक है। हमने डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को कहां अपॉइंट किया था? पूरी स्टेट के लिए अपॉइंट किया था। तहसीलदार को हमने अपॉइंट किया था तहसील के लिए। तो फिर ये तो बड़े लेवल के उच्च अधिकारी है ना, एसडीओ को इनकी पावर तो नहीं देंगे। फिर कौन बचे? फिर बचे हमारे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बचे, ठीक है। कौन बचे? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बचे, जो डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ऑफिसर बचे, जो कि डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होते हैं। कलेक्टर बचे, जो कि डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होते हैं। तो फिर ये जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं, इनको पावर तो हम फिर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की देंगे ना, एसडीओ को, ठीक है। तो हम एसडीओ को कौन सी पावर दे सकते हैं फिर? ए वाली, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर ऑन एसडीओ ऑल और एनी पावर ऑफ दिस अथॉरिटीज। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 26 का क्लॉज 1, अंडर सेक्शन 26 का क्लॉज 1, हु मे बी कन्फर्ड पावर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब माइंड में ले आओ, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड किस लेवल का अधिकारी है? स्टेट लेवल का अधिकारी है। हमने अभी पढ़ा ना, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड हमारे किस लेवल के अधिकारी है? स्टेट लेवल के अधिकारी हैं। सेक्शन 19 में पढ़ते हैं हम इसको। तो हम हु मे बी कन्फर्ड पावर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो फिर किस धारा के अनुसार भू अभिलेख निदेशक की शक्तियां किसे प्रदान की जा सकती है? आप ये वाली पावर किसको दे सकते हो? कलेक्टर को दे सकते हो, कमिश्नर को या सेटलमेंट कमिश्नर को दे सकते हो, तहसीलदार को दे सकते हो, असिस्टेंट कलेक्टर को दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। हम डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की जो पावर है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की पावर को हम कमिश्नर या सेटलमेंट कमिश्नर को भी इनकी पावर हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑन अ कमिश्नर all or any of the power of settlement commissioner or the director of land record.
तो देखो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की जो पावर है, देखो एक्चुअली यहाँ पर आप ये वर्ड पढ़ना, जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की पावर है या फिर जो सेटलमेंट कमिश्नर की पावर है, यहां से ये वर्ड हटा दो, ये सेटलमेंट कमिश्नर यहाँ वर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेटलमेंट कमिश्नर है क्वेश्चन के साथ आ रहा है एक्चुअली, किसके ऊपर, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की पावर और सेटलमेंट कमिश्नर की पावर आप डाल सकते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं, ठीक है, और हमारे जो सेटलमेंट कमिश्नर होते हैं ये हमारे स्टेट लेवल के पर्सन होते हैं, और हम कमिश्नर को इनकी पावर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम सेक्शन 26 को देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कन्फर कर सकती है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की पावर अपॉन द कमिश्नर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर। पावर अंडर सेक्शन 26 आर कन्फर्ड बाय, जब धारा 26 के अंतर्गत आप अतिरिक्त शक्तियां दे रहे हैं, आप कैसे देंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के, सर्कुलर से, या नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गैजेट में, या कलेक्टर के ऑर्डर से, बताइए। तो देखिए जब आप ये सारी पावर्स दे रहे होंगे तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दिया, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दीजिएगा। तो इसका आंसर है सी, और ये सबसेक्शन 1 में ही लिखा है। अंडर सेक्शन 26 का क्लॉज 3, पावर में बी कन्फर्ड, धारा 26(3) के अनुसार शक्तियां किस प्रकार प्रदान की जा सकती हैं, बताइए आप कैसे प्रदान करेंगे शक्तियां, ठीक है। बाय नेम, ओनली बाय डेजिग्नेशन, या फिर ईदर बाय नेम और बाय क्लास और ऑफिसर्स थ्रू ऑफिशियल डेजिग्नेशन, या फिर ओनली थ्रू एग्जामिनेशन। तो देखो इसमें बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट जब ये शक्तियां प्रदान कर रहे हैं तो बाय नेम और क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। इसका आंसर है सी, या तो नाम से या फिर उस ऑफिसर की क्लास क्या है उसके थ्रू ऑफिशियल जो उसकी डेजिग्नेशन है शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में एम्पावर पर्सन बाय नेम और क्लासेस ऑफ ऑफिसर जनरली बाय ऑफिशियल डेजिग्नेशन। अब है एमसीक्यू 13, इफ एन ऑफिसर इन्वेस्टेड विद पावर्स अंडर सेक्शन 26, अगर किसी ऑफिसर को 26 के तहत एडिशनल पावर दे दी गई है, ठीक है, तो इस ट्रांसफर टू एन इक्विवेलेंट पोस्ट इन अनदर एरिया ही शैल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि धारा 26 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त अधिकारी को समान पद पर अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो अब क्या होगा, जैसे कि मैं कलेक्टर थी, ठीक है, मैं क्या थी, मैं थी एक कलेक्टर, ठीक है। अब मुझे पावर दे दी गई थी, कौन सी पावर दे दी गई थी, सेटलमेंट ऑफिसर की मुझे पावर दे दी गई थी। अब मेरा हो गया है ट्रांसफर, अब ट्रांसफर होके मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में चली गई, वहां पर भी मैं कलेक्टर हूं। तो अब ये बात यहाँ पर पूछी गई है कि जब मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मुझे 26 के तहत जो सेटलमेंट ऑफिसर वाली पावर दी गई थी, अब उसका क्या, तो ए बोल रहा है वो ऑटोमेटिकली पावर लूज हो जाएगी, वो लॉस कर जाएगा वो सारी पावर कलेक्टर, या फिर उसके साथ वो पावर रिटेन करेगी, वो रिटेन करेगा द सेम पावर जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन ना दे दे कि अब से आप सेटलमेंट कमिश्नर और सेटलमेंट ऑफिसर नहीं है, या फिर वो रिक्वायर उसके लिए एक फ्रेश अपॉइंटमेंट की जरूरत हो जाएगी अगर आपको वही सारी पावर यूज करनी है, या फिर कलेक्टर का अप्रूवल चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है बी, अगर तबादला हो गया है, ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको 26 के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी थी अब वो नहीं रही, अभी भी पावर रहेगी। अगर नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या करेगी, डायरेक्ट कर देगी, नहीं तो आप रिटेन करेंगे विद द सेम पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए कौन सा सही है। डायरेक्टर ऑफ जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो इंचार्ज होते हैं सेटलमेंट मैटर के, बताइए लग रहा है आपको ये सही। जो सेटलमेंट कमिश्नर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं सर्वे मैटर के, जो डायरेक्टर होते हैं लैंड रिकॉर्ड के वो इंचार्ज होते हैं सर्वे के और लैंड रिकॉर्ड के, जो कलेक्टर होते हैं वो इंचार्ज होते हैं सेटलमेंट मैटर के, नहीं, आंसर है इसका सी। जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड होते हैं वो सर्वे के इंचार्ज होते हैं, सर्वे वगैरह कराते हैं, और जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं उसके भी इंचार्ज होते हैं, ठीक है। ये बात लिखी गई है सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 में। आ जाइए 15th एमसीक्यू पर, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब आप बताइए कमिश्नर जो है वो कहाँ के हेड है,
कलेक्टर कहाँ, देखो सबको पता है कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, ये सबको पता है। तहसीलदार तहसील के हेड होते हैं। तो अगर इतना भी अगर आपने इतना भी अगर आपने देख लिया, जो सेकंड वाला है उसका है, सेकंड का है कलेक्टर का है डिस्ट्रिक्ट, तो 2 का ए का है, दो सिचुएशन में ए और डी, चलो वहां तक पहुंच गए। अब फोर्थ का है तहसीलदार का है सी, 4 का सी देख लो, ठीक है। तहसीलदार कहां पर अपॉइंट होते हैं, तहसील में, 4 का सी नजर आ रहा है, ठीक है। 2 का कलेक्टर हमने अपॉइंट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, 2 का ए, तो 2 का ए तो सिर्फ दो ही जगह है ना, या तो हम देख रहे हैं ए में या फिर डी में, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं फोर्थ का सी, तो हमारा आंसर है ए, सिंपल सी बात। लेकिन अब बचा हुआ भी तो हमें पता ही होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था, जो कमिश्नर होते हैं वो डिवीजन लेवल पर होते हैं, ठीक है। जो एसडीओ होते हैं वो सब डिवीजन लेवल पे होते हैं, पता चल रहा है, सब डिवीजन ऑफिसर तो सब डिवीजन लेवल पे हैं वो, ठीक है। अब आ जाइए एमसीक्यू 16 पे, और ये जो सारी चीजें एलोकेट हो रही है ना, ये सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में है, ठीक है। अंडर सेक्शन 27 अब आ गया हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास कौन सी पावर होती है। एक तो हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था, एक वो हमने इस अथॉरिटी पढ़ी थी, इसके अंदर बाकी सारे ऑफिसर्स वगैरह पढ़े थे। अब एक हमारे पास रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, अंडर सेक्शन 27। देखो जो सेक्शन 27 है ना, वो कुछ इनहेरेंट पावर की बात करता है कि कुछ कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको कौन सी पावर मिलेगी, ऑफिसर्स हैं उनको, उनके पास कौन सी इनहेरेंट पावर रहेगी, ये सेक्शन 27 की बात की गई है। तो आप देखेंगे कमिश्नर के पास कौन सी इनहेरेंट पावर है, तो उसी में ही अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास कौन सी इनहेरेंट पावर है, वो इस बारे में बात कर रहा है। तो बताइए, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है, उसके पास कौन सी पावर है, कलेक्टर की है खाली, या कलेक्टर या एसडीओ की है, या कलेक्टर की भी है, एसडीओ की भी है, असिस्टेंट कलेक्टर की भी है, या फिर कमिश्नर और कलेक्टर की है। तो देखिए जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है कलेक्टर की, सब डिविजनल ऑफिसर की, या फिर असिस्टेंट कलेक्टर की, या फिर तहसीलदार की। तो हमारा आंसर है इसका सी, ठीक है। ये सेक्शन 27 का जो डबल ए क्लॉज है उसमें बताया गया है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास कलेक्टर की सारी पावर रहेगी, सब डिविजनल ऑफिसर की सारी पावर रहेगी, असिस्टेंट कलेक्टर की सारी पावर रहेगी, तहसीलदार की, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी की पावर भी है, और डिवीजन सब डिवीजन लेवल के अधिकारी की भी पावर है, और तहसील लेवल के अधिकारी हैं उसकी भी, उनकी जो सारी पावर है वो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास है। अब आ जाइए हमारा 17th एमसीक्यू, अंडर सेक्शन 27 अ कलेक्टर इनहेरेंटली possesses द पावर ऑफ, सेक्शन 27 के अनुसार जो कलेक्टर होता है उनको कौन सी जो पावर है, उन अधिकारियों को कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो स्वभावत प्राप्त होती है, उनके पास ऑलरेडी है, इनहेरेंट है, ठीक है। तो बताइए, तो कलेक्टर के पास कमिश्नर की पावर इनहेरेंट होगी, बताइए आयुक्त की पावर होगी कलेक्टर के पास, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर की पावर, असिस्टेंट कलेक्टर की, या फिर तहसील की पावर इनहेरेंट होगी, ठीक है, या फिर सेटलमेंट कमिश्नर की होगी, या फिर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। देखो हमने अभी पढ़ा, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास कलेक्टर की भी पावर थी, तो कलेक्टर के पास रेवेन्यू अपीलेट की तो नहीं हो सकती। हम ऊपर नहीं जाएंगे, इनहेरेंट पावर देखेंगे अपने से नीचे वालों को। तो कलेक्टर से नीचे कौन कौन है, सब डिविजनल में सब डिवीजन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, तहसील लेवल पे तहसीलदार हो गया, तो इसका आंसर है बी। दिमाग लगा के करोगे तो भी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सेक्शन 27 के बी में, सेक्शन 27 का क्लॉज बी है, वहां पे कलेक्टर के बारे में बताया गया है। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब है हमारा 18th सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, अंडर सेक्शन 27 उसके पास कौन सी पावर होती है, एसडीओ के पास। अब आप बताओ, जो एसडीओ है उनके पास कौन सी पावर होगी, कलेक्टर और कमिश्नर की पावर होगी, एसडीओ के पास असिस्टेंट कलेक्टर तहसीलदार की पावर हो सकती है, सेटलमेंट ऑफिसर की होगी, सेटलमेंट ऑफिसर तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है, और सब डिविजन ऑफिसर हमारा सब डिवीजन का अधिकारी है।
अगर मैंने आपको जब हायरार्की बताई थी, सबसे ऊपर हमारा डिवीजन आता है, फिर हमारा क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा सब डिवीजन आता है, फिर हमारा तहसील आता है। तो आप बताओ, सब डिवीजन वाला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट की पावर थोड़ी ना यूज करेगा, वो अपने अपने से नीचे के जो अधिकारी उसकी पावर यूज करेगा। तो सब डिवीजनल ऑफिसर कलेक्टर की तो कमिश्नर की तो कर ही नहीं सकते, वो तो एक बंदा इसमें डिस्ट्रिक्ट का है और दूसरा डिवीजन का है। असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार, ठीक है। फिर सेटलमेंट ऑफिसर, ये भी डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसके बाद रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ये तो कलेक्टर से भी ऊपर है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है बी, असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार, इनकी इनहेरेंट पावर जो एसडीओ है वो पजेस करेंगे, ठीक है। अब हमारा एमसीक्यू 19, ये बताइए जो असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, हम किस पे आ गए अब, असिस्टेंट कलेक्टर। अभी हम किसके पास थे, एसडीओ, एसडीओ के पास पावर थी असिस्टेंट कलेक्टर की। अब हमने पढ़ लिया जब एसडीओ के पास पावर आ गई असिस्टेंट कलेक्टर की और तहसीलदार की, तो अब आप ही बताओ क्या असिस्टेंट कलेक्टर के पास किसकी पावर बची अब ज्यादा से ज्यादा। अब वो ज्यादा से ज्यादा तहसील लेवल के अधिकारी की पावर यूज कर सकते हैं, और तहसील लेवल के कौन होते हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। तो कलेक्टर कमिश्नर तो नहीं बचे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पावर यूज कर सकते हैं हमारे असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है। कहीं पे ऐसा चार्ट बना लो इसका और इसको पेस्ट कर लो। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर। आ तहसीलदार हैज ऑल पावर ऑफ, अब तहसीलदार के पास किसकी पावर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तहसीलदार तो तहसील लेवल का अधिकारी है, उसके नीचे सिर्फ दो तरीके के अधिकारी आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक तो नायब तहसीलदार आते हैं तहसीलदार के अंडर। तो कलेक्टर की पावर थोड़ी ना यूज करेंगे, ना ही असिस्टेंट कलेक्टर की, हाँ नायब तहसीलदार की पावर को यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी, नायब तहसीलदार। और ये कहां बात की गई है, सेक्शन 27 के ई क्लॉज में, ठीक है। अब देखिए आ जाइए 21 एमसीक्यू, जो सेक्शन 27 का एफ क्लॉज है, उसमें जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं उनके पास कौन सी पावर होती है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को आप कहां अपॉइंट कर रहे थे, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया था कहां पर, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया था। जब हम सेक्शन 20 में अपॉइंटमेंट पढ़ रहे थे तो हमने लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को कहां अपॉइंट किया था, डिस्ट्रिक्ट में किया था, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी। तो जब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है, आप उन कौन सी ज्यादा से ज्यादा पावर यूज कर सकते हैं, आप बताओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं तो ज्यादा से ज्यादा कौन सी पावर यूज कर सकते हैं, तहसील, हाँ, या फिर सब डिवीजन, जो सब डिविजनल वाली पावर है वो यूज कर सकते हो। तो देखिए तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, ठीक है, या फिर वो ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 7 और 8, वो ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 7 और 8, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन कौन सी पावर यूज कर सकते हैं, तो ए पॉइंट ये है, बी बताइए कमिश्नर की, सी कलेक्टर की, डी रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी की, बताइए। देखिए जो हमारा यहाँ पर बात हुई है, देखिए यहाँ पे जो बात हुई ना चैप्टर 7, पता है चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है, चैप्टर 7 रिलेटेड है हमारा सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन। तो इसमें कहा गया है कि जिन भी ऑफिसर को चैप्टर 7 के तहत अपॉइंट कर रहे हैं वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उनकी भी पावर रख सकते हैं। देखो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तो रख सकते हैं, लेकिन लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो ऑफिसर्स होंगे चैप्टर 7 के अंदर, उनकी भी पावर इनके पास रहेगी, ठीक है, उनकी भी पावर क्या है इनके पास रहेगी। और उसके बाद क्या बात की गई है, चैप्टर 8 की, ठीक है। जो चैप्टर 8 है वो किस बारे में बात करता है, चैप्टर 8 बात करता है हमारा सेटलमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड। तो जो सेटलमेंट, क्योंकि देखो सेटलमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड जब हमने सेटलमेंट ऑफिसर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है, ठीक है।
तो फिर इसमें इसका आंसर होगा जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है वो सेटलमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड और लैंड रिकॉर्ड ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी ऑफिसर अपॉइंट हो रहे हैं उसकी भी पावर रखेगा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तो पावर रखेगा, साथ में इसकी भी पावर रखेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, आ जाइए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। जो सेक्शन 28 है वो किससे डील करता है? तो सेक्शन 28 हमारा डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारीज, टेम्पररी सक्सेशन टू परमानेंट वैकेंसीज, या रेवेन्यू अपील्स या सेटलमेंट ऑपरेशन। तो बताइए धारा 28 किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी। ठीक है, धारा जो 28 है वो ये बताती है कि जो स्थायी रिक्ति की स्थिति में अस्थायी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑफिसर, अगर कोई मतलब वैकेंसी आ गई है, कोई अभी हमने पढ़ा था ना कि अपॉइंटमेंट हो रही है इन रेवेन्यू ऑफिसर्स की, और बाई चांस कोई अगर ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट नहीं है, अभी वैकेंसी जो है वो क्या है, वो खाली है, तो फिर क्या करेंगे? तो एक टेम्पररी ऑफिसर को हम वहां बिठा सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 28 ये बात कर रहा है, अस्थायी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों की शक्तियों के बारे में यहाँ बात की गई है। अब एमसीक्यू 23, व्हेन द ऑफिस ऑफ अ कलेक्टर बिकम्स परमानेंटली वैकेंट। ठीक है, अगर एक बात बताओ, अगर कलेक्टर का ऑफिस अभी क्या है, परमानेंटली वैकेंट है, कलेक्टर का पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाए, तो जो ऑफिसर उसमें टेम्पररी सक्सीड करेंगे वो कौन है बताइए? अस्थायी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारी कौन है? जो अस्थायी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले अधिकारी क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी पावर नहीं, या फिर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का यूज करेंगे, या एक्सरसाइज करेंगे वो सारी पावर और ड्यूटीज जो कलेक्टर, ठीक है, पेंडिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, जो सरकारी आदेश तक कलेक्टर की सभी शक्तियों एवं कर्तव्यों को निभाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स जब तक दे रहे तब तक, या केवल न्यायिक जो है शक्तियों का प्रयोग करेंगे? बताइए, इसका आंसर है सी। ठीक है, वो एक्सरसाइज करेंगे सारी पावर्स ऑफ ड्यूटीज और कलेक्टर जब तक कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स ना दे, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स तक। ठीक है, धारा 28 के अनुसार सरकारी आदेश आने तक अस्थायी उत्तराधिकारी अधिकारी कलेक्टर की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्य को निभाएंगे। फिर हमारा 24th एमसीक्यू। अब बताइए सेक्शन 29 किससे डील करता है? टेम्पररी अब्सेंस। ठीक है, सेक्शन 28 में हमने पढ़ी थी परमानेंट वैकेंसी। ठीक है, क्या पढ़ी थी? स्थायी रिक्ति। ये क्या है? टेम्पररी अब्सेंस, अस्थायी अनुपस्थिति। अगर कोई टेम्पररी अब्सेंट है अपने ऑफिस से, मतलब टेम्पररी अब्सेंट है, मतलब वो अपॉइंट तो है, ठीक है, बट वो किसी वजह से नहीं है उस टाइम पर, तो उस संबंध में टेम्पररी मैंने आंसर बता दिया। सेक्शन 29 किससे रिलेटेड है? ए, टेम्पररी अब्सेंस ऑफ ऑफिसर। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इन अब्सेंस ऑफ एनी ऑफिसर एट हेडक्वार्टर्स हु मे एडजर्न प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 29। देखिए सेक्शन 29 हमने पढ़ा, टेम्पररी अब्सेंस से रिलेटेड है। तो कहा गया कि ये बताइए, यदि मुख्यालय पर कोई सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं है? कोई सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अब्सेंट है, तो धारा 29 के अनुसार कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति किसके पास होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। अगर कोई, अब देखिए कोई मामला आया, कोई ऑफिसर ही नहीं है उनके पास, अब मामले को क्या करे? एडजर्न करना पड़ेगा। अब एडजर्न कौन करेगा? हमारे पास ऑफिसर तो है ही नहीं ना, बात तो उसमें साफ लिख दे तो दिमाग लगाओ ना, जब ऑफिसर नहीं है तो कौन एडजर्न करेगा? पटवारी, तहसीलदार, चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, या सरपंच? सी, ऑब्वियसली ऑफिसर है ही नहीं। ऑफिसर होता तो केस देखता ना, ऑफिसर अब्सेंट है, एडजर्न करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग, तो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। और ये बात सेक्शन 29 के सब क्लॉज 2 में लिखी गई है। ठीक है, कि कार्यालय का जो मुख्य लिपि के अधिकारी है वो मामले को स्थगित कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 25 एमसीक्यू किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सॉल्व किया है बेयर एक्ट के साथ। ठीक है, और जो भी हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए हैं, आई होप इन्हीं में से कोई आपका क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। ठीक है, और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। मेरी टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, मैंने इसी लेवल के एमसीक्यूज जो है बनाए, टेस्ट सीरीज निकाली है, हर सेक्शन से मैंने एमसीक्यू बनाया है। ठीक है, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की टेस्ट सीरीज है।
स्टूडेंट काफी पसंद कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स नोट्स भी परचेज कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक बार में निकालना है, तो फटाफट से मेरी टेस्ट सीरीज लीजिए, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।